उस समय हम क्या करते हैं कि हम क्लाइंट को उसके बचपन में लेके जाते हैं, वो ट्रॉमा के प्लेस में लेके जाते हैं, या वो जो हुआ था, जो इंसिडेंट हुआ था उस जगह पे लेके जाते हैं, और उनको वहां पर ले जाकर उनको हम वो जो बिहेवियर था उनका, जो पैटर्न जो बना था वहां पे, उसको हम रीप्रोग्रामिंग करके फिर हम उन्हें वापस लेके आते हैं। तो इसे कहते हैं इनर चाइल्ड हीलिंग थेरेपी। नई चीजों को हम सेट कैसे करेंगे और पुरानी चीजों को कैसे निकालेंगे, तो इसका 3-4 मेथड होते हैं और जो कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। जैसे साथ में इसके साथ हम क्या करते हैं, हम EMDR करवाते हैं। EMDR इज अ वेरी वेरी, कहते हैं ना, इम्पोर्टेंट थेरेपी जो हम इनर चाइल्ड हीलिंग में करते हैं। साथ में इसके साथ हम क्या करते हैं, यूजली क्या होता है बॉयज के साथ भी होता है, लेकिन जो जो सेक्सुअल अब्यूज होता है वो जो अभी देखा, मतलब ये माना गया है कि सबसे ज्यादा फीमेल्स के साथ ही होता है जब वो छोटे होते हैं। तो उनके साथ किया गया चीज, खासकर क्या होता है कि क्लोज रिलेटिव ही करते हैं, या क्लोज रिलेशनशिप वाले करते हैं, चाहे वो फ्रेंड के रूप में हो या क्लोज रिलेटिव के रूप में हो। चाचा है, फूफा है, आपके नेबर्स हैं, या आपके इर्द गिर्द जो इंसान, या आपके कजिन। Welcome to Samvad. We are excited to have Poonam Tiwari ji back with us today. She is a past life regression therapist and NLP coach who has helped many transform their lives. Let's dive into this exciting conversation with Poonam ji. जी, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर इनवाइटिंग मी हियर इस चैनल पर। ये एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों तक पहुंचूं और उनमें एक अवेयरनेस क्रिएट करूं कि कैसे अपने मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ को स्ट्रांग रखें, सो दैट दे कैन लीड अ गुड एंड ब्यूटीफुल लाइफ। जी। हेलो मैम। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि इनर चाइल्ड थेरापी क्या है? मैं इसको सबसे पहले मैं बताऊंगी इनर चाइल्ड क्या होता है। इनर चाइल्ड ये होता है कि जब बचपन में जो हमारा बिहेवियर था, उस लाइफ टाइम में जो जो साइकोलॉजिकली जो जो चीजें हमारी साइकोलॉजिकली हेल्थ पर इम्पैक्ट किया था, वही चीज प्रेजेंट लाइफ में, मतलब नेगेटिव या पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है हमारी लाइफ को। ये कहते हैं इनर चाइल्ड। और हीलिंग से रिलेटेड अगर हम बोले तो हम क्या करते हैं कि हम क्लाइंट को उनके उस बचपन में लेके जाते हैं, और वहां पर जो जैसे अगर उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, जैसे इनर चाइल्ड हम तब करते हैं जब किसी क्लाइंट को कोई इश्यू होता है, हेल्थ इश्यू होता है, या कोई ट्रॉमा से वो गुजर रहे होते हैं, काफी कुछ मतलब वो इनर पेन से गुजर रहे होते हैं। तब हमें समझ में आता है कि इस क्लाइंट को इनर चाइल्ड हीलिंग की जरूरत है। उस समय हम क्या करते हैं कि हम क्लाइंट को उसके बचपन में लेके जाते हैं, वो ट्रॉमा के प्लेस में लेके जाते हैं, या वो जो हुआ था, जो इंसिडेंट हुआ था उस जगह पे लेके जाते हैं, और उनको वहां पर ले जाकर उनको हम वो जो बिहेवियर था उनका, जो पैटर्न जो बना था वहां पे, उसको हम रीप्रोग्रामिंग करके फिर हम उन्हें वापस लेके आते हैं। तो इसे कहते हैं इनर चाइल्ड हीलिंग थेरेपी। इनर चाइल्ड हीलिंग 3 टाइप से इम्पैक्ट करता है, फिजिकली, इमोशनली एंड सेक्सुअली। पूनम जी, ऐसे क्या साइंस है जो हमारे चाइल्डहुड के ट्रॉमा ने या एक्सपीरियंसेस ने हमको एडल्ट लाइफ में इम्पैक्ट किया है? मतलब आपका ये कहना है कि ऐसा क्या चीज था जिसकी वजह से हम चाइल्डहुड हम्म। ट्रॉमा हमें इम्पैक्ट करता है, मतलब हम चाइल्डहुड ट्रॉमा से गुजरते हाँ। हैं। ठीक है, चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है कि किसी, मतलब लॉस हुआ हो हमारा बचपन में, पेरेंट्स का अचानक से जाना, या हमारे किसी सिबलिंग का जाना, उनका जाना, या फिर हमें कहते हैं कि हम सेक्सुअली अब्यूज सा कंटिन्यूस सेक्सुअली अब्यूज हुआ है, या फिर हम बोले कि इतना हमें सप्रेस किया गया है, इतना डोमिनेट किया गया है कि हम वो ट्रॉमा से, मतलब वो एक ट्रॉमा बन जाता है। अगर हम सीधा सिंपल बोले तो फिजिकल, इमोशनल और सेक्सुअल, ये तीनों चीज होते हैं जिसकी वजह से हमारा चाइल्डहुड ट्रॉमा बनता है। तो अगर फिजिकल देखा जाए तो फिजिकल तब होता है, फिजिकल ट्रॉमा तब आता है जहां पर जो पेरेंट्स होते हैं वो कंटिन्यू, खासकर क्योंकि देखिए जो इनर, जब हम चाइल्ड होते हैं
तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो हमारे जो बिहेवियर को, साइकोलॉजिकली बिहेवियर को करता है, वो है हमारे पेरेंट्स और उनके बिहेवियर। तो हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, उनका बिहेवियर हमारे पर इतना इम्पैक्ट करता है कि उसी के बेसिस पे फिर हमारी बिहेवियर सेट हो जाता है उस बचपन में। और वही जो बिहेवियर होता है, या तो वो नेगेटिव रूप में आता है ज्यादातर, या तो फिर वो पॉजिटिव रूप में शेप लेता है। अब ये जो फिजिकल आता है ट्रॉमा, इसमें ये होता है कि बच्चे को कंटिन्यूअस पीटा जाता है, मारा जाता है। उन्हें मतलब वो कहते हैं फिजिकली जो उनके ऊपर किया जाता है, वायलेंस किया जाता है, उसको कहते हैं फिजिकल ट्रॉमा। मतलब फिजिकल ट्रॉमा उनको उन पर हुआ होता है। इमोशनल ट्रॉमा क्या होता है? इमोशनल ट्रॉमा ये होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स होते हैं, उनके आपस के बीच में लड़ाइयाँ चल रही होती हैं, और वो कंटिन्यूअस लड़ाई होती है। छोटी 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 जो लड़ाइयाँ होती है, दैट इज एक्सेप्टेबल। बट अगर वही चीजें जब डेली होता है घर के एनवायरनमेंट में, कि फादर हम आके माँ को डांटते हैं, या पिटाई होती है माँ की, या फिर ये होता है कि पेरेंट्स में बहुत एवरीडे आर्ग्यूमेंट्स होता रहता है, उस समय क्या होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं, या तो फादर या तो मदर, वो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, बाद में जाके बच्चे पर निकालते हैं कि आज तुम्हारी वजह से हूँ, नहीं तो मैं कब का छोड़ के चली जाती, है ना। तो वही चीज है। या फिर पेरेंट फादर कहते हैं कि बच्चे को कहते हैं कि देखो तुम पढ़ाई तुम्हारी वजह से ही मैं तुम्हारी माँ से कनेक्टेड हूँ, नहीं तो मैं बहुत कब का ही छोड़ के चला जाता। तो ये क्या हो रहा है, ये हम बच्चे के ऊपर मेंटली एक उसके ऊपर एक ट्रॉमा दे रहे हैं कि भाई आपकी वजह से ही हम लोग यहाँ पर हैं, नहीं तो हमें इतना सहना नहीं पड़ता। तो दिस इज हाउ वी आर ट्राइंग टू, मतलब ये क्या होता है, क्रिएट करता है इमोशनल ट्रॉमा ऑन द चाइल्ड। अब लास्ट आता है सेक्सुअल अब्यूज। सेक्सुअल अब्यूज जो होता है, वो ज्यादातर होता है फीमेल के साथ। फीमेल के बच्चे, मतलब जब छोटी बच्चियों के साथ होता है। यूजली क्या होता है, बॉयज के साथ भी होता है, लेकिन जो जो सेक्सुअल अब्यूज होता है, वो जो अभी देखा, मतलब ये माना गया है कि सबसे ज्यादा फीमेल्स के साथ ही होता है जब वो छोटे होते हैं। तो उनके साथ किया गया चीज, खासकर क्या होता है कि क्लोज रिलेटिव ही करते हैं, या क्लोज रिलेशनशिप वाले करते हैं, चाहे वो फ्रेंड के रूप में हो या क्लोज रिलेटिव के रूप में हो। चाचा है, फूफा है, आपके नेबर्स हैं, या आपके इर्द गिर्द जो इंसान, या आपके कजिन्स हैं। तो ये जो ट्रॉमा होता है, यहाँ पर ऐसा होता है कि बच्चा जो है वो बहुत अपने आप को इतना अब्यूजिव स्टेट से गुजरता होता है कि खुद को तो वो, उसको पता नहीं होता कि उसके साथ क्या हो रहा है। और अगर उसको समझने का भी होता है, तो उस पर भी क्या होता है कि वो किसी से शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि ये इतने क्लोज रिलेशन वाले होते हैं कि पेरेंट्स को खैर अभी तो काफी अवेयरनेस आ गई है कि लोगों को, मतलब छोटे छोटे बच्चों को बताया गया है कि व्हाट इज गुड टच एंड बैड टच। तो और बच्चों को वॉइस रेज करने के लिए भी बोला गया है। बट पहले, मतलब अभी कुछ सालों पहले तक यही होता था कि बच्चे अगर अपनी माँ से भी बोलते थे, या किसी तरह से वो बोलने की हिम्मत भी करते थे, फिर भी उन्हें रोक दिया जाता था। तो वो जो क्या होता है, वो ट्रॉमा जो है उनके माइंड पे ही रह जाता है। इसको कहते हैं फिजिकल सेक्सुअल अब्यूज। अब सेक्सुअल अब्यूज में क्या होता है कि या तो फिर पेरेंट्स, अभी भी ऐसा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, कि जब सेक्सुअल अब्यूज होता है तो जो क्लोज रिलेटिव होते हैं, या जो क्लोज पर्सन होते हैं करने वाले, वो बच्चे को धमकी दे देते हैं कि इन केस इफ यू आर, मतलब अगर आप ऐसा कुछ बताओगे तो हम आपको मारेंगे, या आपके पेरेंट्स को मार देंगे। तो ये जो चीजें होती है, या फिर स्कूल में जो होता है कि आपके कोई मतलब अभी कुछ न्यूज ऐसे आते रहते हैं, तो वहां से क्या होता है कि वहां पर भी बच्चों को धमकी दिया जाता है, जिसकी वजह से बच्चा बोल नहीं पाता है। एंड दैट इज द रीजन वो शिकार हो जाता है, एक सेक्सुअल अब्यूज का शिकार हो जाता है, और वही चीजें प्रेजेंट लाइफ में आके बहुत बड़ा इम्पैक्ट करती है। अब आप अगर देखें तो जैसे फिजिकल अब्यूज है, बचपन में हुआ फिजिकल अब्यूज कैसे इम्पैक्ट करेगा अभी। और ये अब्यूज होता है, ये इस तरह से इम्पैक्ट होता है कि बच्चा जो है वो अल्कोहलिक हो जाता, जो बड़ा होकर अल्कोहलिक हो जाता है, ड्रग्स एडिक्ट हो जाता है। मतलब उसके ऊपर इतना मारा पीटी की गई होती है कि वो एक रिबेलियस टाइप का हो जाता है, और इतना रिबेलियस होता है अपने पेरेंट्स से ही, मतलब वो पेरेंट्स ही सबसे बड़े दुश्मन हो जाते हैं। और या उनके जो आसपास के लोग हैं वही सबसे बड़े दुश्मन हो जाते हैं। एंड वो इम्पैक्ट क्या करते हैं, वो अपने परिवार वालों पर देना शुरू कर देते हैं। तो ये असर होता है फिजिकल अब्यूज का आगे जाकर। इमोशनल अब्यूज के बारे में अगर कहा जाए, कि बच्चा इतना ट्रॉमा से गुजरा होता है कि बचपन में अगर वो कम मार्क्स लेके आया होता
है, और अगर माँ जॉब करती होती है और वो अगर मान लीजिए कि बिफोर मतलब वो बच्चे के होने के पहले वो अपना जॉब गिव अप कर देती है क्योंकि उसको अपने बच्चे का केयर करना है, और उस समय जो बच्चा बड़ा होने लगता है वो माँ उस पर ध्यान देने लगती है, तो माँ उसको यही कहती है कि तुम पढ़ाई लिखाई कर लो, क्योंकि मैंने तो सो एंड सो चीजें सेक्रीफाइस की हैं, और देन यू हैव टू डू मोर बेटर एंड मोर, मतलब आपको तो बहुत मेहनत करनी चाहिए, माँ ने तो अपना सेक्रीफाइस किया है, एंड सो दे स्टार्ट टेलिंग सो मेनी स्टोरीज कि बच्चा के ऊपर साइकोलॉजिकली इतना इम्पैक्ट होता है कि अगर वो आगे जाकर फ्यूचर में जाके अगर वो क्रैक नहीं कर पाता कोई एग्जाम, या वो फर्स्ट रैंक नहीं ला पाता, या फिर बोला जाए कि वो, तो वो क्या होता है ना कि वो अपने आप को फेलियर समझने लगता है कि मैं तो अपने पेरेंट्स के माँ के एक्सपेक्टेशन पर ही नहीं उतरा, मतलब आई एम अ फेलियर। या माँ बोलती है कि बचपन में माँ बोली होती है कि अगर तुम फर्स्ट रैंक नहीं लाओगे तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, तो वो जाके आगे फ्यूचर में ऐसा होता है कि वो बच्चा ये सोचता है कि अगर मैं फर्स्ट रैंक नहीं लाया तो मैं काबिल ही नहीं हूँ, आई एम अ फेलियर, मतलब मैं सोसाइटी को फेस नहीं कर सकता क्योंकि मैं अपनी माँ को नहीं फेस कर सकता अगर मैं फेल हो गया। तो दिस हाउ द इमोशनल अब्यूज, मतलब जो होता है बचपन में, किस तरह से वो इम्पैक्ट करता है बच्चे के ऊपर आगे जाके। और सेक्सुअल अब्यूज का तो बहुत ही ज्यादा असर करता है फीमेल्स के ऊपर। सेक्सुअल अब्यूज में ये होता है कि आगे जाके कि जो फीमेल होती हैं जब वो अपने पार्टनर के साथ होती हैं, सो दे अवॉइड, मतलब उनको वो सेक्सुअल जो चीजें होती है उन्हीं से ही नफरत हो जाती है, या तो वो फ्रीज हो जाती है एट दैट मोमेंट, उनको समझ में नहीं आता जब वो अपने पार्टनर के साथ या इन्वॉल्व होती हैं, या फिर वो शादी के बाद अगर वो इस फिजिकल रिलेशनशिप में आती हैं तो वो उसको अवॉइड करने की कोशिश करती है मैक्सिमम टाइम, और या तो वो फ्रीज हो जाती है, और या तो फिर उनको डर लगता है, और डर की वजह से क्या होता है वो दूर भागती है, वो बहाना लगाती है, और उन्हें वो सब ट्रॉमा वो सब चीजें याद आती है, धीरे धीरे उनको वो घिन भी आती है, उनको वो नफरत होती है, उनको वो चीजें इतना ट्रिगर करती है कि दे गेट फियर गेटिंग इनटू, मतलब एनी काइंड ऑफ सच फिजिकल रिलेशनशिप विद हस्बैंड। तो दिस आर द साइन, ये इम्पैक्ट करता है, ये इनर चाइल्ड ट्रॉमा, ये फ्यूचर में बहुत बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है एक इंसान की लाइफ में। तो इसका हीलिंग बहुत जरूरी है, नहीं तो एक इंसान जिंदगी भर अपने ही उसी स्ट्रगल में रह जाता है एंड वो कभी बाहर निकल के नहीं आता। हाँ, ओके। तो मैम आपने काफी अच्छे से सब समझाया, बट मेरा ये क्वेश्चन है कि इनर चाइल्ड थेरापी एग्जैक्टली हमें कैसे हेल्प करता है, मतलब वो हमें लेट गो करने में हेल्प करता है कि फिर एक्सेप्ट करने में हेल्प करता है, कि हम मतलब एग्जैक्टली मूव ऑन कैसे होते हैं? हाँ। देखिए, इनर चाइल्ड हीलिंग में हम क्या करते हैं कि हम क्लाइंट को उसके जो थेरेपी होती है उसमें हम क्लाइंट को लेके जाते हैं उस जगह पर, उसके उस बचपन के उस जगह पे लेके जाते हैं, चाइल्डहुड में लेके जाते हैं, और उनको वो दिखाते हैं कि जो ट्रॉमा से वो गुजरे हैं, जो चीजें हुई हैं, उनके उससे जो इमोशंस उनको हुए हैं, वो मतलब वो किस तरह से अभी प्रेजेंट लाइफ में इम्पैक्ट कर रहा है उनको। तो हम क्या करते हैं कि इसमें कुछ बहुत सारे एक्टिविटीज हम करवाते हैं। ये एक्टिविटीज क्या होती है कि हम जब इसमें क्या होता है कि जो एक्टिविटीज हम करवाते हैं उसमें क्या होता है कि हम जो क्लाइंट्स हैं उनको हम ये बताते हैं कि जो इनर चाइल्ड हीलिंग की जो जो इनर चाइल्ड ट्रॉमा है, आपका जो हुआ है इनर चाइल्ड ट्रॉमा, उस जगह पर वो जो चीजें हुई हैं उसको कैसे हम रिप्रोग्रामिंग करें, मतलब जो हुआ है उसको हम कैसे एक देखिए इसकी बहुत कैसे उसको हम क्या कहते हैं रीवायर करें। जैसे ब्रो जो देखिए अभी ऑल द ये जितना भी खेल है ये हमारे सब कॉन्शियस माइंड का ही खेल है, राइट? हमारे सब कॉन्शियस माइंड में वो चीजें चली गई हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, जो थेरेपी होती है हमारी, हम क्या करते हैं उस थेरेपी में हम उन्हें बताते हैं उनके जो वो जो चीजें हैं वो उनको हम बार बार उनको बताते हैं कि इसको आप ये जो चीजें हुई हैं इसको कैसे निकाला जाए, इसको निकाल के और कैसे नई चीजों को सेट किया जाए। तो ये हम थेरेपी में करते हैं। अब ये नई चीजों को हम सेट कैसे करेंगे और पुरानी चीजों को कैसे निकालेंगे, तो इसका 3-4 मेथड होते हैं और जो कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। जैसे हम कहते हैं एक ब्रीदिंग टेक्निक होती है, एक हमारा मेडिटेशन होता है, साथ में हमारा 2-3 जैसे हम कहते हैं सीबीटी होती है, कॉग्निसेंट बिहेवियर थेरेपी होती है, हम वो करते हैं लोगों मतलब उस क्लाइंट पर। साथ में हम ट्रांसैक्शनल एनालिसिस करते हैं,
साथ में इसके साथ हम क्या करते हैं, हम EMDR करवाते हैं। EMDR इज अ वेरी वेरी, कहते हैं ना, इम्पोर्टेंट थेरेपी जो हम इनर चाइल्ड हीलिंग में करते हैं। अब ये EMDR मीन्स कि आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन रिप्रोसेसिंग। इसमें क्या होता है, हम आई मूवमेंट के थ्रू हम क्या करते हैं कि वो जो ट्रॉमा होता है उसको हम बाहर निकलवाते हैं, और वो इमोशंस को हम बाहर निकलवाते हैं क्लाइंट के, और वहां से वो निकालने के बाद फिर हम नई चीजों को रीसेट करते हैं उनके माइंड पर। तो दिस हाउ वी मेक, मतलब हम ये सब चीजें जो होती हैं एक थेरेपी में हम इनर चाइल्ड हीलिंग थेरेपी में करवाते हैं, ताकि क्लाइंट को एक उनको एक इन सब ट्रॉमा से बाहर निकाल सके, और उनको ये भी बता सके कि देखो अगर वो ऐसा हुआ था आपके साथ, ये भी चीजें हैं कि हम ये भी बताते हैं। और भी थेरेपी है जहाँ पे हम क्या करते हैं, हम क्लाइंट को लेके जाते हैं उसी जगह पे, वो सीन दिखाते हैं, सब कुछ करवाते हैं, और साथ में जब वो रिलीव करने लगते हैं, जब उनको हम वहां से निकालते हैं, तब ये भी हम बोलते हैं, क्लाइंट को दिखाते हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो आप, इनकेस अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो आप कैसे होते। अगर ये आपके साथ ट्रॉमा नहीं हुआ होता है फॉर एग्जाम्पल, तो आप जैसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, हम उनको कहते हैं कि अगर ये ट्रॉमा नहीं हुआ होता आपके साथ तो सी तक कि क्या हुआ होता, और अगर ये ट्रॉमा हुआ है तो क्या क्या पॉजिटिव चीजें आपके अंदर आई हैं। फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव चीजें इन द सेंस कि हम थोड़ा पॉजिटिव वे में भी दिखाने की कोशिश करते हैं, कि जैसे कि ये ट्रॉमा हुआ तो आई स्टार्टेड फोकसिंग इन द, मतलब मैं घर पे ही रहने लगा, घर पे रहने लगा तो मैं अपना फोकस करने लगा, स्टडी पे ही करने लगा, क्योंकि मुझे लोगों से मिलने में डर लगता था, मैं मतलब लोगों को देखकर ही घबरा जाता था, तो पूरा फोकस मैं अपने स्टडी पे ही रखता था। तो ये जो आपका ये जो प्रोसेस था, इसमें जो स्टडी था, जो आपने इतना मेहनत किया स्टडी पे, कि आप टॉपर बने, और टॉपर से या फिर आपने बहुत अच्छी स्टडी की और हाई क्वालिफिकेशन आपने स्कोर किया, उसकी वजह से आपको एक इतना अच्छा जॉब मिला। तो एक हम थेरेपी के साथ साथ हम एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी दिखाते हैं लोगों को, कि दिस ट्रॉमा हैज चेंज्ड योर लाइफ इन अ वेरी पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑल्सो। ठीक है, तो उसको हम क्या करवाते हैं कि मेकिंग द क्लाइंट टू फील कि लेट इट गो, इसको छोड़ दो, इससे कुछ पॉजिटिव चीज हुई है। ये अगर ट्रॉमा नहीं हुआ होता तो शायद आज इतनी मेहनत करके आप यहाँ तक नहीं पहुंचे होते। तो जो चीजें हम लोगों को, जो क्लाइंट को करवाते हैं, तो वो क्लाइंट क्या होता है, हर तरफ से अपने आप को, मतलब वो धीरे धीरे उस ट्रॉमा से बाहर निकलने लगता है, एंड देन दे गेट टू, मतलब वो इससे हील होने लगता है। मैम जैसे कि आपने अभी इनर चाइल्ड हीलिंग का हमें बताया, तो क्या इनर चाइल्ड हीलिंग करके हमारी रिलेशनशिप्स में आज क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, मतलब जो प्रेजेंट रिलेशनशिप्स है। जैसे देखिए, रिलेशनशिप, जब रिलेशनशिप में क्या होता है कि आजकल का जो रिलेशनशिप है उसमें क्या हो रहा है कि हम एक पेरेंट, हम जो अपने पार्टनर है उन सबसे काफी एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, है ना। खासकर मतलब अब जो आ रहा है समय, इसमें हमारी जो एक्सपेक्टेशन बहुत हाई एंड हाई चला जा रहा है। और इसमें एक चीज है कि जो बच्चे अपने बचपन में ही एक रिजेक्शन फेस किए होते हैं या अबैंडनमेंट फेस किए होते हैं, वो अगर रिलेशनशिप में आते हैं तो वो क्या होता है कि वो जो रिलेशनशिप है जिसके साथ वो है, उसमें बहुत इश्यूज आती हैं, मतलब बहुत वो इसमें बहुत इमोशनली अप एंड डाउन उनको फेस करना पड़ता है, चैलेंजेस बहुत हाई होते हैं। वो ट्रस्ट नहीं करते हैं अपने पार्टनर पर, क्योंकि उन्होंने जो देखा हुआ है बचपन में, क्योंकि वो रिजेक्शन फेस किया गया है, जो पेरेंट्स ने रिजेक्ट किया था उन्हें, या उन क्लास में भी वो वैसे ही थे कि उनसे कोई दोस्ती नहीं करता था। तो वो जो रिजेक्शन उन्होंने फेस किया हुआ है, वो डेफिनेटली आके वो रिलेशनशिप में भी इम्पैक्ट करता है, और वो बार बार अपने पार्टनर को टेस्ट करते हैं और चैलेंज करते हैं, बार बार वो इमोशनली अप एंड डाउन सिचुएशन से गुजर जाते हैं कि जो पार्टनर है वो भी इम्पैक्ट हो जाता है। तो अगर पार्टनर
वो भी अगर अपने किसी या किसी चाइल्डहुड ट्रॉमा से गुजर रहा है, तो वो क्या होता है, ये आके डिजास्टर कर देता है रिलेशनशिप में। और अगर जो पार्टनर है, अगर उसने कभी ऐसा कुछ मेजर चाइल्डहुड ट्रॉमा नहीं फेस किया है, तो क्या होता है कि तब रिलेशनशिप फिर भी थोड़ा बहुत बैलेंस में रहता है, और उसको हम कहते हैं कि वो आगे बढ़ सकता है। अब अगर आपने जैसे कहा कि हम क्या कर सकते हैं, डेफिनेटली इसमें यही होता है कि हम फिर से वही कह रहे हैं कि हम इसमें थेरेपी करवाते हैं, और उनको उस जगह उस समय में लेके जाते हैं। वो ये चेक करते हैं कि इनके साथ फिजिकल हुआ है या इमोशनल हुआ है या सेक्सुअल हुआ है। और इसके साथ साथ जो चीज ऑब्वियसली ये है कि अगर आपने रिजेक्शन फेस किया है या अबैंडनमेंट फेस किया है, तो डेफिनेटली वो आपका इमोशनल अब्यूज ही रहा होगा। तो यहाँ से क्या होता है कि हम फिर वर्क करते हैं, हम हेल्प करते हैं क्लाइंट को, उनको उनके साथ वेरियस एक्टिविटीज करवाते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, धीरे धीरे एक समय के बाद वो जो क्लाइंट होते हैं, वो धीरे धीरे ओवरकम कर जाते हैं, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं अपनी चीजों को, और वो धीरे धीरे वहां से वो निकल कर एक अच्छा उनका जो रिलेशनशिप है, वो वो धीरे धीरे उसकी तरफ वो एक प्रोग्रेस वाले रिलेशनशिप में वो आ जाते हैं। तो डेफिनेटली इम्पैक्ट करता ही है हमारे रिलेशनशिप में भी, इनर चाइल्ड का जो ट्रॉमा रहता है। मतलब कभी कि हम कभी फिर कोई पर्सन अपने पास्ट को फेस नहीं करना चाहता क्योंकि वो दे आर नॉट रेडी yet। तो आप उनको कैसे हैंडल करते हो, आप उनको क्या कहना चाहोगे कि पास्ट को वो फेस करे, क्योंकि इनर चाइल्ड के लिए तो हमें वो ट्रॉमा को फेस करना ही पड़ेगा। तो बिल्कुल। आप कैसे हैंडल करते हो? मतलब कभी कभी देखिए, बहुत डिफिकल्ट होता है, ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है। डेफिनेटली ये होता है कि बहुत सारे तो जो लोग हैं वो इसीलिए नहीं आते किसी काउंसलर के पास या साइकाइट्रिस्ट के पास, क्योंकि वो फेस नहीं करना चाहते। उनके अंदर वो शेम, वो गिल्ट, वो जो चीजें होती हैं वो इतनी भरी होती हैं कि वो आना ही नहीं चाहते, है ना। और वो भी टॉक्सिक शेम होता है उनके साथ, टॉक्सिक गिल्ट वाला जो फील होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, तो उसकी वजह से वो फेस ही नहीं करना चाहते। तो डेफिनेटली आपने कहा कि मेजर तो आते ही नहीं है। अगर देखा जाए तो एवरी थर्ड पर्सन इज, सेकेंड और थर्ड पर्सन मतलब वो गुजरे होंगे चाइल्डहुड ट्रॉमा से, चाइल्डहुड अब्यूज से। लेकिन क्या होता है कि जो बहुत नहीं आते, मेजोरिटी ऑफ देम आते ही नहीं है। लेकिन जो आते हैं वो डेफिनेटली ये चीज तो है ही कि वो अगर आए हैं तो कुछ सोच कर ही आए कि मुझे हील होना है, क्योंकि हो सकता है कि उनका एक लेवल आ गया है कि बस अब हो गया है, अब मुझे इससे निकलना है। लेकिन क्या होता है कि बहुत लोगों को मतलब अक्सर ये देखा गया है, क्लाइंट को पता ही नहीं होता कि वो चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से सफर कर रहे हैं, क्योंकि चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से वो ये सब इश्यूज, हेल्थ इश्यूज, रिलेशनशिप इश्यूज, या आप बोले कि जो भी उनके जो उनका हेल्थ इश्यूज हुआ है, जो भी रिलेशनशिप इश्यूज हुए हैं, या चाइल्ड के साथ उनका नहीं बन रहा है, और या इसके आगे भी जो भी इश्यूज हो रहे हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि इसका रूट कॉज चाइल्डहुड ट्रॉमा ही है। तो जब वो हमारे पास आते हैं, तो क्या होता है कि फिर हम उनको रीड करने लगते हैं, उनकी उनके उनसे हम पूछने लगते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, जो हमारा एक प्रोसीजर होता है, उसके थ्रू हम धीरे धीरे उनको कंफर्ट लेवल देते हैं। बहुत सारे ऐसे क्लाइंट होते हैं कि कुछ बातों को वो छुपा ले जाते हैं, कुछ बातों को नहीं बताते क्लियरली, वो भी एक चैलेंजेस हमें फेस करना पड़ता है। तो लेकिन ये होता है कि हम उन्हें हमेशा ये दिखाते हैं कि वी ट्रस्ट यू, वी ट्रस्ट यू एंड वी ट्रस्ट यू। तो अगर ये जो बातें हैं, जब हम उन्हें ये दिखाते हैं कि हम ये बताते हैं क्लाइंट को कि मतलब हम आपके हर बात पे ट्रस्ट कर रहे हैं, तो ये जो ट्रस्टिंग वाला फैक्टर है, पहले तो हम जनरेट करते हैं अपने क्लाइंट में। अगर एक बार ये ट्रस्टिंग वाला फैक्टर हो जाता है, दो हमें पता भी होता है कि शायद ये आधा 50% सही बोल रहे हैं, 50% इनकी ये स्टोरी बना रहे हैं, फिर भी हम ये अपना दिखाते हैं कि नो, वी आर ट्रस्टिंग यू। तो इससे क्या होता है कि नेक्स्ट टाइम जब वो आता है नेक्स्ट सेशन के लिए, तब वो क्लाइंट खुलकर और बोलता है कि सॉरी सर, शायद मैंने, सॉरी मैम, मैंने आपसे खुलकर बात नहीं की थी, लेकिन कुछ चीजों को मैं ऐड और करना चाहती हूँ, मैंने बोला नहीं था। और फिर वो धीरे धीरे आने लगते हैं। तो कुछ ऐसे भी क्लाइंट होते हैं जो पहली बार आते हैं, और फिर वो डर के मारा वो सोचते हैं कि उनको मतलब वो चीजें बाहर, बहुत रेयर केस में हुआ है। शायद मुझे लगता है कि जितने भी मैंने केसेस हैंडल किए उसमें शायद 2 या 3 ऐसा होगा कि जो
आए ही नहीं नेक्स्ट सेशन के लिए। वो उसी डर के मारा कि नहीं आए, कि एक गिल्ट वाला, एक जो शेम वाला चीज है उसकी वजह से नहीं आए। रेस्ट तो मेरे पास आए ही है। और उनकी जब हीलिंग शुरू हुई तो हम ऐसे कंफर्ट भी देना शुरू करते हैं लोगों को। और धीरे 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 करके फिर हम उनको, पहले तो वो उनके अंदर वो बिलीव डालते हैं। उसके बाद उनको हम उनको एक कंफर्ट लेवल देते हैं, और उसके बाद फिर हम प्रोसीजर को स्टार्ट करते हैं। तो एक प्रोसेस है जो हम वो फॉलो करते हैं डिपेंडिंग ऑन द क्लाइंट्स। हमें और हमें पता ही चल जाता है कि इस क्लाइंट को कितना टाइम लगेगा इस थेरेपी के अंदर आने में। क्योंकि हम हर एक क्लाइंट को जो भी हमारे पास आता है, हम उसको 1 to 10 स्केल में रेंज करते हैं कि इनका इश्यू कितना बड़ा है, ये कौन सी ट्रॉमा से गुजरे हैं, और इनका जो हाव भाव है, जो इनका भी स्वभाव है, जो ये दर्द से गुजर रहे हैं, या उनका जो बोलने का अभी जो उनका जो बिहेवियर है, वो इस तरह से हम लिंक करते हैं, उस तरह से हम समझने की कोशिश करते हैं कि वो कितना कंफर्टेबल होंगे रिकवर करने में अपने आप को, या खुद को हेल्प करने में वो कितना सक्षम है। तो डिपेंडिंग ऑन दैट वी स्टार्ट गिविंग ट्रीटमेंट टू देम, और हम अपना थेरेपी स्टार्ट करते हैं। तो दिस हाउ वी वर्क विद द क्लाइंट जो थोड़ा सा मतलब ओपन नहीं होते हैं, या थोड़ा डिफिकल्ट होता है उनको सामने आने में। मैम, अगर कोई डिसाइड कर लेता है कि इनर चाइल्ड थेरेपी के लिए उसे जाना है, तो यूजुअली कितना टाइम लग सकता है या कितने सेशंस लग सकते हैं इनर चाइल्ड हीलिंग के लिए? जो हीलिंग होती है, जो थेरेपी होती है, इसमें मतलब इसमें कोई लिमिट नहीं होता है। कोई ऐसा नहीं होता कि मिनिमम इतना ही देना है या मैक्सिमम इतना देना है। ये तो डिपेंड करता है कि क्लाइंट के ऊपर, कि जैसे कि हम रीड करते हैं क्लाइंट को, हम उनको ऑब्जर्व करते हैं कि एक्चुअली में उन्हें मतलब उनको उनसे बात करके उनके ट्रॉमा को हम रीड करते हैं, उनके केस को स्टडी करते हैं। उस बेसिस पर फिर हम डिसाइड करते हैं कि इनको कितना हीलिंग की जरूरत है, कितनी सेशन की जरूरत है, कितना इनको थेरेपी की जरूरत है, या कौन कौन कैसा कैसा एक्टिविटी हमें करवाना है, ताकि इनको ये मतलब ये इस थेरेपी को ये एक्सेप्ट करते हुए मतलब ये कंप्लीट कर सके। तो देर इज नो टाइम लिमिट। हो सकता है कि कोई क्लाइंट दो, डिपेंड ऑन द वो रूट, जो रूट हुआ है, जो चाइल्डहुड ट्रॉमा से वो गुजरे हैं, वो कितना डीप रूटेड है उनके अंदर। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर इमोशनल अब्यूज है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, इमोशनल अब्यूज क्या होता है कि वही होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स में लड़ाई हो रही है, पेरेंट्स में लड़ाई हो रही है, तो माँ आके बच्चे के साथ सो रही है, और लड़ाई के बाद एवरीडे लड़ाई हो रहा है, आर्गुमेंट हो रहा है, और डेली वो माँ आके बच्चे के साथ ही सो रही है, एंड वो यही बोल रही है कि अगर तुम नहीं होती या तुम नहीं होते तो मैं तुम्हारे पापा को बहुत पहले ही छोड़ के चली जाती, या आज अगर मैं जॉब करती होती तो आज मुझे ये सब सहना सहने को नहीं मिलता, अब जस्ट बिकॉज ऑफ यू आई एम हियर, नहीं तो आज तो मैं भी बहुत अच्छी लाइफ लीड करती। तो ये जो ट्रॉमा होता है, इससे क्या होता है कि बच्चे के ऊपर आप मेंटली, आप इमोशनली बच्चे को अब्यूज कर रहे हो, और बार बार उसको रिपीटेड, कभी कभार कहना इट्स ओके, बट किसी चीज को बार बार रिपीटेड बोल रहे हो, बार बार रिपीटेड बोल रहे हो, तो ये क्या हो रहा है, बच्चा के अंदर एक ट्रॉमा आप क्रिएट कर रहे हैं, एक अब्यूज, आप उसको इमोशनली अब्यूज कर रहे हो, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि अगर वो लड़की है तो वो बड़ी होके बिल्कुल वो मतलब वो हमेशा डिफेंडिंग पोजीशन पे रहेगी। जैसे कि वो उसके मन में ये क्रिएट हो जाएगा कि मुझे शादी ही नहीं करनी है, वो इस स्टेट पे आ जाती है कि मुझे शादी ही नहीं करनी है। और उसको एक नफरत सी हो जाएगी शादी के नाम से। सेकंड ये है कि उसको ये लगेगा कि या तो वो फिर ऐसे फील्ड में जाएगी जहां पर उसे बस उसको लगता है कि मैं प्रोटेक्ट करूंगी लेडीजों को, कि जो मेरी माँ के साथ हुआ, जो मेरी मम्मी गो थ्रू की हैं, जो उन्होंने सेक्रीफाइस किया था, अब मैं और लेडी और किसी को सेक्रीफाइस नहीं करने दूंगी। तो या तो वो लॉयर बन जाते हैं, और वो मतलब डिवोर्स लॉयर बन जाते हैं, और पूरा वो कहते हैं ना कि डिवोर्स दिलाने में हेल्प करते हैं। लेडीज जो ट्रॉमा से मतलब अपने मैरिड लाइफ में जो बहुत इश्यूज चल रहे हैं, उन सब को वो डिवोर्स दिलाने में वो शुरू कर देते हैं। वो उनसे वो सेटिस्फेक्शन उनको मिलता है कि मेरी माँ को जो फेस करना पड़ा था, मैं ऐसा किसी और के साथ होने नहीं दूंगा या होने नहीं दूंगी। एंड दे स्टार्ट व्हाट दे डू इज कि वो एक एक ऐसा पोजीशन पे आ जाते हैं जहां पे वो मैरिज को तो नो बोलते हैं, और साथ में वो ये देखते हैं कि मतलब मैं कितना मतलब अपने आप को मतलब लोगों को मैं अवेयरनेस क्रिएट करूं, कितने लोगों को मैं बचा सकूं, कि वो शादी में जो ट्रॉमा से गुजरे उनको निकाल सकूं। तो वो क्या होता है कि ये सब जो चीजें होती हैं, अब जिस तरह से अगर ये क्लाइंट इस तरह का है, शादी से बार बार ना मतलब नकार रहा है,
तो अगर वो आते हैं तो हम क्या करते हैं उनको शायद 2-3 सिटिंग में ही ठीक हो जाते हैं, क्योंकि ये इमोशनल अब्यूज हुआ है। तो 2-3 सिटिंग में ही ठीक हो जाते हैं, या तो ज्यादा से ज्यादा एक मैक्सिमम बोला जाए तो 5 तक जाता है और वो ठीक हो जाते हैं। मेरा जो फिजिकल अब्यूज भी होता है, फिजिकल अब्यूज में भी वही होता है कि ऐसे लोग, एक दो क्लाइंट्स थे जिन्होंने कहा कि हम तो बिल्कुल मतलब बचपन में तो बहुत मारते थे, मतलब पेरेंट्स तो बहुत मारते थे हमें, मतलब खासकर माँ बहुत मारती थी, और इन सब चीजों से हम बहुत गुजरे हुए हैं। लेकिन मैं, मुझे कोई थेरेपी की जरूरत नहीं है, बट मुझे बहुत मेंटली डिस्टर्ब रहती हूँ मैं। आई डोंट नो व्हाई, बट बहुत डिस्टर्ब रहती हूँ, मुझे नहीं समझ में आता कि मुझे हुआ क्या है। मुझे एंगर इशू बहुत है, ऐसा लगता है कि मैं मार दूं किसी उठ के, मैं मतलब मैं टॉलरेट नहीं कर पाती हूँ मतलब चीजों को। ऐसा लगता है कि मैं अभी के अभी इनको जान से ही मार दूं, किसी को भी अगर कोई मुझसे लड़ता है तो। लेकिन वो समझ ही नहीं पा रहे कि वो ट्रॉमा से गुजरे हैं, वो अब्यूज, फिजिकल अब्यूज से गुजरे हैं, इसलिए वो चीजें जो उनके अंदर थी, जो उस समय उनके अंदर, बच्चों के अंदर गुस्सा भरा था कि मुझे बड़ा होने दो, फिर मैं बताता हूँ। मैं खुद को मतलब फिर तो मैं सबको ही, मतलब कोई मुझे छू के दिखाए तो मैं बताता हूँ। तो ये जो चीजें, जो फीलिंग्स होती है, जो एक उस बच्चे में थी, वो बड़ा होके, वो बड़ी होती है, बड़ा होता है तो वो क्या करता है, लड़के होते हैं तो क्या करते हैं, वो वायलेंट वाले हो जाते हैं, मोर इनटू मारना पीटना, घर में भी बाहर में भी हर जगह वो करते हैं। लेडीज क्या करती हैं, जो फीमेल होती हैं, वो भी बहुत एग्रेसिव भी होती हैं, बहुत गुस्से वाली होती हैं। वो भी क्या करती हैं कि जो हस्बैंड होते हैं उनको बिल्कुल बहुत ज्यादा ही उन पे गुस्सा दिखाती रहती हैं, और ज्यादा कभी कभी क्या होता है कि लेडीज भी हाथ उठाने लगती हैं अपने हस्बैंड पर। और उसके साथ साथ क्या करती हैं कि अपना जो वो जो चीजें, वो गुस्सा, उनको तो पता ही नहीं है कि वो किस ट्रॉमा से गुजर रही हैं, तो वो क्या करती है, बच्चों को भी मारती हैं। अब बच्चा एकदम सहमा सहमा सा रहता है, तो अगर पूछेंगे भी कि भाई आप अपने बच्चे को क्यों मारे, तो व्हाट इज इट, हम भी तो गो थ्रू किए गए थे, हम भी तो किए थे, हमारे पेरेंट्स तो इससे ज्यादा हमें पीटते थे। तो क्या होता है कि इस टाइप के जो क्लाइंट होते हैं, उनको ये नहीं समझ में आता कि वो ये कहते हैं कि भाई हमने भी तो मार खाया, इट्स ओके टू गो विद सच सिचुएशन। मैं तो रिपीटेडली मार खाती थी, लेकिन मुझे अभी भी कोई असर, मतलब नथिंग इज इम्पैक्टिंग रिलेटेड टू माई चाइल्डहुड ट्रॉमा। पर ठीक है, वो मेरा तो बच्चों के ऊपर मैं ज्यादा थोड़ा गुस्सा कर जाती हूँ, मारती पीटती हूँ, क्योंकि उनको मुझे सुधारना है। तो हियर उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि उनका जो चाइल्डहुड ट्रॉमा है वो अभी भी वो कैरी कर रहे हैं, और वही चीजें वो रिपीटेडली इसलिए बच्चे को मार रहे हैं, क्योंकि वो उनके अंदर जो गुस्सा भरा हुआ है, जो बचपन से था कि मैं, मुझे कोई छू के दिखाए, या जो जो अंदर रेज भरा हुआ था, वही वो बच्चे पे निकाल रहे हैं। तो ऐसे जो क्लाइंट होते हैं, उनके साथ भी हमारी जो सीटिंग होती है वो चलती है, डिपेंडिंग ऑन द क्लाइंट कि वो कितना रूटेड था उनके अंदर ये ट्रॉमा, वो भी जाता है टू द, मतलब डिपेंडिंग ऑन दैट। लेकिन जो सबसे जो ज्यादा टाइम लेता है वो है सेक्सुअल अब्यूज। सेक्सुअल अब्यूज बहुत टाइम लेता है, क्योंकि इसमें बहुत शेम फील होता है। एक इंसान, एक एक जो क्लाइंट होता है, वो बचपन से ही, क्योंकि उसके साथ रिपीटेडली वो हुआ है, अब्यूज हुआ है उसका, उसको मतलब उसके साथ जो किया गया था, और खासकर वो जो उसके साथ जो उसके रिलेटिव ने किया था, या उसके क्लोज पर्सन ने किया था, जिसपे उसको बहुत ट्रस्ट था, उनके फैमिली मेंबर को ट्रस्ट था। साथ में वो भी था कि जब उन्होंने बताया था तो फैमिली वालों ने सपोर्ट नहीं किया था, एक रिजेक्शन मिला था, एक अबैंडमेंट सा मिला था, एक गिल्ट सा मिला था, एक शेम सी मिली थी लाइफ। ये जो टाइप के जो क्लाइंट्स होते हैं, इनके इनको बहुत बहुत समय लग जाता है निकलने में। इन इन इनका इनका हट मतलब बहुत टाइम लेते हैं ये रिकवर करने में। बट खैर रिकवर हो जाते हैं, बट वही होता है कि दे टेक मोर टाइम देन अदर। तो ये डिफरेंट होता है, ये डिफरेंट डिफरेंट जो ट्रॉमा, जो जो अब्यूज से होते हैं, वो डिफरेंट, मतलब उनके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट टाइमिंग्स होती है हील होने में। हाँ, जैसे कि आपने बताया कि एक जनरेशन का ट्रॉमा तो चाइल्डहुड का ट्रॉमा हील करता ही है ये थेरापी। बट हम्म आपने बोला कि कोई कोई पेरेंट्स होते हैं ऐसा बोलते हैं कि हम भी ऐसे ही बड़े हुए हैं, तो हम भी आपको हम्म ऐसे ही बड़े करें। तो वो एक हम्म जनरेशनल ट्रॉमा हो। और इंडिया हम्म में कहीं कहीं जगह पे कल्चरल ट्रॉमा भी होता है, जहाँ पे हम्म भेदभाव होता है लड़के लड़की का, या फिर कुछ भी, मतलब ओके कल्चरल ट्रॉमा ओके होता है। तो उसको हम्म। भी हील करता है आईसीटी। जी बिल्कुल शर्मी, ये जो इनर चाइल्ड हीलिंग वर्क करता है कल्चरल ट्रॉमा पर भी। जैसे कि आपने कहा कि पहले पहले क्या, अभी भी ऐसा होता है बहुत सारी जगहों पे,
जहाँ पर अभी भी, क्योंकि ये इंडिया है और इंडिया जो इवन आई से कि एशिया के मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हैं, वहां पर भी ये सब ये जो लड़का और लड़की में भेदभाव अभी भी होता है बहुत सारे घरों पर। और ये डेफिनेटली इम्पैक्ट करता है एक चाइल्ड के ऊपर। अगर देखा जाए तो एज अ गर्ल चाइल्ड, ये खासकर ये जो चीजें होती है कल्चरल ट्रॉमा, ये इंटीरियर प्लेसेस पे बहुत होती है, इंटीरियर जगहों पर अभी भी वही सब फॉलो किया जाता है कि खासकर कुछ ऐसी जगह जैसे कि हम बोला जाए राजस्थान में हुआ, राजस्थान हुआ, कुछ ऐसी ऐसी जगह पे है जहाँ पर ये अभी भी फॉलो किया जाता है। तो ये डेफिनेटली वर्क करता ही है। और जैसे कि वो जब वो एक फीमेल चाइल्ड जब ये ट्रॉमा से गुजर रही होती है, जब उसको ये सब मिलते हैं, मतलब वो देख वो व्हेन शी गोज थ्रू सच अब्यूजेस, ये क्या होता है कि ये इसके ऊपर बहुत इम्पैक्ट करता है। इसके अंदर वो रिजेक्शन वाली भावना आती है। इसको लगता है कि आई एम अनवांटेड, अनलव्ड। वो जो चीजें होती है, अनलव्ड होता है, अनवांटेड होती है, उसको लगता है कि जैसे कि मैं यहाँ पे बोझ बन के आई हूँ, या मैं बर्डन हूँ यहाँ पे। तो ऐसी जो फीमेल होती हैं, वो जो चाइल्डहुड में इस तरह की चीजें वो देखी होती हैं, या आई एम अनवर्दी बिकॉज बीइंग बोर्न एज अ गर्ल, मतलब मैं अनवर्दी हूँ अब। और ये सब जो चीजें होती हैं, ये क्या, तो बहुत बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है एक फीमेल चाइल्ड पर। और वही चीजें होती है कि जब वो बड़ी होती हैं, तो ये होता है कि एट द अर्लीस्ट, खासकर देखा जाए तो यही जो फीमेल होती हैं वो क्या करती हैं, वो घर से भागकर बहुत जल्दी कैरिड अवे हो जाती हैं अपने पार्टनर, कोई पार्टनर उनकी लाइफ में आता है, तो वो मतलब वो ट्रॉमा लेवल इतना होता है उनके अंदर कि जो वो क्या होता है कि उनको ये लगता है कि बस कोई मिल जाए, मैं उनके साथ चली जाऊं। और मुझे, और तो फिर क्या होता है कि जब कोई भी पार्टनर, चाहे वो अच्छा है या बुरा है, जैसा भी है, वो आता है उसकी लाइफ में, वो उसके साथ इन्वॉल्व हो जाती हैं, वो लव ढूंढने लगती हैं, वो कहती ना अपना वर्दीनेस ढूंढने लगती हैं। उनको ये लगता है कि मुझे जो रिजेक्शन मिला था, यहाँ पे मुझे एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस मिल रहा है, और मैं यहाँ पे वर्दी फील कर रही हूँ, यहाँ पे मैं स्पेशल फील कर रही हूँ। और वो क्या होता है, वो इतनी ज्यादा उसके ऊपर वो हो जाती हैं कि उनके साथ वो भाग कर भी शादी कर लेती हैं या भाग भी जाती हैं, लेकिन ये बिना सोचे समझे कि उसका कुछ नेगेटिव पार्ट भी दिख रहा है उस इंसान का, पार्टनर का, बट स्टिल दे इग्नोर इट, बिकॉज उनके अंदर जो चाइल्डहुड ट्रॉमा इतना भरा हुआ है, उनको लगता है कि उससे अच्छा तो मुझे यहाँ पर मिल रहा है कुछ, उससे जो जो इतना लाइफ में मिला है मुझे, रिपीटेटिव इतना मिला है, उससे ज्यादा तो मुझे यहाँ पर कुछ अच्छा चीज मिल रहा है, एटलीस्ट मुझे कुछ मिल रहा है। तो इसकी वजह से वो भाग जाती हैं, वो शादी कर लेती हैं। एंड देन फाइनली क्या होता है, बाद में उनको कुछ सालों के बाद रियलाइज होता है कि उनके साथ वही चीज फिर से पैटर्न रिपीट हो रहा है। फिर से उनको मतलब बहुत मेजरली यही हो रहा है कि उनके साथ फिर वही चीजें होती हैं, ट्रॉमा होने लगता है, क्योंकि उनका वो जो पैटर्न कहीं जाएगा नहीं। और जब वो थोड़ा सा भी अपने आप को देखेंगी, मैरिज के बाद भी क्या होता है, वो ढूंढने लगती है कि अगर पार्टनर थोड़ा सा भी उनको अटेंशन नहीं दे रहा है, तो फिर वो शुरू कर देती कि मुझे अटेंशन नहीं मिल रहा है, मुझे रिजेक्शन मिल रहा है, मेरे अंदर वो सेल्फ वर्थ नहीं है। और फिर वही होता है कि फिर वो डिजास्टर का ही रूप ले लेता है। तो ऐसे केसेस बहुत आते हैं, और इसमें यही होता है कि फिर हम फिर से हम वो थेरेपी करवाते हैं, उनका इनर चाइल्ड हीलिंग करवाते हैं, और जिसकी वजह से फिर हम उनको वो बहुत सारे जो प्रोसेस होते हैं उन सब से लेके जाते हैं, और फिर वहां से उनको रिकवर करवाते हैं इस ट्रॉमा से। ओके। सो मैम, कभी कभी होता है कि हम चाइल्डहुड से जब ट्रॉमेटाइज्ड एक्सपीरियंस से गुजरते हैं तो कॉन्शियसली हमें पता नहीं होता है कि ये एक्चुअली में ट्रॉमेटाइजिंग सिचुएशन है, बट सबकॉन्शियसली हमारे बिहेवियर पे इफेक्ट्स दिखने लगते हैं, तो और हम बड़े जैसे होते हैं तो हमको पता लगता है कि ये प्रॉब्लमेटिक जा रहा है कहीं पे। तो हम फिर खुद को रिपेरेंट करते हैं, खुद को ही फिर अपनी ही खुद की ही परवरिश करते हैं। कभी कभी हो सकता है कि हम टॉक्सिक पैटर्न्स में उलझ जाए, क्योंकि हमें वो लगता है कि वो हमारे लिए सिक्योर है, वो हमारे लिए सेफ है। जैसे कि हो सकता है कि कोई बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो गया, कोई हो सकता है कि बहुत ज्यादा इंट्रोवर्टेड हो गया कि अपना स्टैंड ले ही नहीं पा रहा है, क्योंकि उसको बहुत डर लगता है कि वो स्टैंड लेगा तो ये होगा ये होगा। कोई हो सकता है कि खुद को सब जगह से आइसोलेट कर देता है, फिजिकली,
इमोशनली, मेंटली, डिजिटली सब जगह से आइसोलेट कर देता है। तो ये जो सारे हम गलती से जो पैटर्न्स अपना लेते हैं तो वो रिजिड भी कभी कभी बन जाते हैं। ये एक स्ट्रक्चर बन ही जाता है, हमारे बैठ ही जाता है। तो इसको अनलर्न कैसे करते हैं आपके मतलब जो आते हैं इनर चाइल्ड में, तो मतलब इसको हम कैसे मूव ऑन कर पाए पॉजिटिव। इस पे मैं यही कहूंगी कि जिस तरह से अभी आपने कहा है कि जब हम वो ट्रॉमा से गुजरते हैं और हमें रियलाइज नहीं होता, जब हमें बाद में रियलाइज होता है, तो हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हम अपने तरफ से क्या करते हैं, हम खुद की रिपेरेंटिंग कर लेते हैं कि मतलब खुद को, अपने आप को हमेशा एक बहुत छोटे से कंफर्ट जोन में रखने की हमेशा कोशिश करते हैं अपने लिए। और ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, जैसे आपने कहा कि खुद को आइसोलेट कर लेते हैं, और या फिर हम बहुत मतलब फियर ऑफ स्पीकिंग टू पीपल, वो वाला हैबिट डेवलप हो जाता है। और ये भी होता है कि हम कोई स्टैंड नहीं ले पाते, डिसीजन नहीं ले पाते अपनी अपने लिए, और हमें किसी पे ट्रस्ट नहीं रहता है। तो क्या होता है, ये जो चीजें होती है ना, हम खुल के बात नहीं कर पाते, हमारे इमोशंस दबे रह जाते हैं। और क्योंकि हमारा मेन जो मकसद था वो था कि हमें खुद को बचाव करना है। वो जो चीजें होती है बचाव में, जैसे आपने कहा, बहुत सारी टॉक्सिक चीजें हो जाती हैं। एक्चुअली क्या होता है कि हम इतने इमोशंस अपने अंदर भर लेते हैं, इतने इमोशंस भर लेते हैं कि अपने बचाव के लिए, कि उसमें जैसे आपने कहा रिजिड हो जाते हैं, हम अपने आप को थोड़ा रिबेलियस टाइप में हो जाते हैं, लोगों से मतलब इतना हो जाता है कि क्या होता है कि इससे ना हमारे इमोशंस इतने हाई हो जाते हैं बॉडी में कि हम डेवलप कर जाते हैं इश्यूज लाइक एंजाइटी और डिप्रेशन। मतलब कि हम ये डिप्रेशन और एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं। आप देखिएगा मोस्ट ऑफ ये जो इश्यूज होती हैं, मोस्ट ऑफ जो खासकर फीमेल्स, जब वो आती हैं, वो जब वो ट्वेंटीज के अंदर एंटर करती हैं, तो उनको बहुत ट्वेंटीज से लेके फिर उनका शुरू होता है। आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि फीमेल ज्यादा एंजाइटी या डिप्रेशन की शिकार होती है। तो एक्चुअली कहीं ना कहीं यही एक रीजन होता है जहाँ पे वो अपने आप को मतलब वो इतने इमोशंस को दबा देती हैं कि वो किसी से शेयर नहीं कर पाती, और अपने आप को इतना कंपैक्ट में कर लेती हैं कि उनको ये सब चीजों से मतलब फिर ये इश्यू शुरू हो जाता है। तो जब वो हमारे पास आते हैं, यहाँ तक कि जब 40 साल के भी हो जाते, 50 साल के भी हो जाते, फिर भी उसी चीजों से गुजरते रहते हैं। तो जब हम हमारे पास आते हैं, कई कई क्लाइंट ऐसे होते हैं कि वो 45 एज की भी होती हैं, और वो जब आती हैं तो इशू कुछ और होता है। ठीक है, वही बात है कि क्लाइंट कभी खुल के बोलते नहीं है कि हमारे चाइल्डहुड में हुआ क्या था ट्रॉमा। लेकिन जब हमारे पास आती हैं तो पहले तो हम उनको मतलब उनको उनसे हम जब पूछने लगते हैं, जब हम उनसे उनके बारे में हम जानने लगते हैं, तब हमें भी स्लोली ग्रेजुअली भी गेट टू नो, हम लोग फिर हमें समझने में आने लगता है कि ये तो चाइल्डहुड ट्रॉमा से गुजर रही हैं, फिजिकल, इमोशनल, या फिर कहे सेक्सुअल अब्यूज की शिकार है, और उसकी वजह से ये इनको ये सब फेस करना पड़ रहा है कि आर्थराइटिस प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये सब जो चीजें होती है, फिर हम क्या करते हैं कि फिर हम वही है कि उनको हम समझाते हैं, उनको हम फिर वो प्रोसेस में लेके जाते हैं थेरेपी के, जहाँ पर क्या होता है कि हम उनको वो प्रोसेस में ले जाके उनको हम बताते हैं कि भाई आपका जो मेन जो इश्यू है हेल्थ का, ये नहीं था, ये आपका मेन इश्यू था जो आप चाइल्डहुड ट्रॉमा या चाइल्डहुड अब्यूज जो आपको मिला है उसकी वजह से हुआ है। तो वो सब है, क्या होता है, जो क्लाइंट होते हैं डेफिनेटली उनको एक रिलीफ चाहिए होता है। तो दे फॉलो कुछ, बहुत कम ही होंगे जो इन्होंने मतलब एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बट मेजोरिटी ऑफ देम दे एक्सेप्ट। वो फुल्ली अपने आप को मतलब वहां से निकलने की कोशिश भी करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास आई थी क्लाइंट, और उन्होंने मतलब वो डिप्रेशन में थी, बहुत डिप्रेशन, मतलब उनका चाइल्डहुड ही पूरा डिप्रेशन में गया था। और शादी के बाद भी उनको नार्सिसिस्ट जैसा ही एक हस्बैंड मिला। तो वो इन ऑलरेडी वो इतनी ट्रॉमा से गुजर चुकी हैं, प्लस शी हैज गॉट नार्सिसिस्ट हस्बैंड, कि उनका उनको लगा कि बस अब मेरी लाइफ को तो भाई यहीं पे ही एंड करना है। बट फिर उनको जब उनसे हमने पूछा तो वो यही बोलने लगी कि स्टिल अभी तक वो लोगों को से मिलने में, मतलब जब लोगों से मिलने में घबराती हैं, या बोला जाए कि वो इस तरह से ट्रॉमा से गुजर रही है कि वो यहाँ तक कि उनको मतलब अगर अपनी बातें भी रखनी होती है तो उनको ये लगता है कि वो पूरा शेम और गिल्ट में ही है, और वो किसी से भी बात नहीं कर पा रही हैं अपने, यहाँ तक कि जो जितनी भी चीजें वो अपने बच्चे पे ही ज्यादा वो निकाल रही हैं। तो इन सब केसेस में क्या होता है कि, और उनको पता ही नहीं होता कि वो किस
इश्यू से कहाँ गुजर रही हैं। तो इसलिए फिर हम क्या करते हैं, हम उनके ऊपर थेरेपी करते हैं उनको। वो काफी टाइम लगता है, ऐसे जो रेयरेस्ट केस आते हैं जहाँ पे ऑलरेडी चाइल्डहुड का बहुत बड़ा ट्रॉमा से गुजर रही है और साथ में फिर नार्सिसिस्ट पार्टनर का भी सामना करना पड़ता है। तो ये सब ओवरऑल क्या होता है कि इस सब प्रोसेस में टाइम लगता है। बट यस, ये हेल्प भी करता है। हम चाइल्डहुड हीलिंग, चाइल्ड इनर चाइल्ड हीलिंग में हम मेडिटेशन करवाते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवा देते हैं, फिर थेरेपी होती है, बहुत सारी थेरेपी होती है। जैसे मैंने कहा, EMDR होता है, आजकल बहुत चला हुआ है। ये आपका होता है PTSD करके होता है, पोस्ट ट्रॉमा स्टेट डिसऑर्डर। तो ये भी हम थेरेपी करवाते हैं। इससे क्या होता है कि जो ट्रॉमा से गुजरे होते हैं, ये हेल्प करता है उनको निकलने में। तो दिस इज अ वेरी वेरी वेरी, मतलब कहते हैं कि बहुत इफेक्टिव थेरेपी जो हम यूज करते हैं ऐसे रेयरेस्ट टू रेयर केसेस में। तो ये डेफिनेटली इन सब चीजों की वजह से फिर ये हेल्प करता है क्लाइंट को एक ओवरकम करने के लिए ग्रेजुअली अपने इस इश्यूज से। हमारे जो व्यूअर्स हैं और जो पॉडकास्ट भी देख रहे हैं, तो उनके लिए आप ऐसा क्या जनरल और सिंपल टेक्निक ऐसे बताना चाहोगे कि वो अपने इनर चाइल्ड को सपोर्ट कर सके? ऑडियंस को यही बोलना चाहूंगी कि जो भी अगर ऐसा सिचुएशन है कि आप बाहर नहीं निकल के आ पा रहे हो, बोल नहीं पा रहे हो, या आपको लगता है कि थोड़ा सा आप अपने आप को रोक रहे हो, तो मैं यही कहूंगी सबसे पहले तो उनको थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा, अपनी चीजों को शेयर करना पड़ेगा। क्या होता है कि हम जो ट्रॉमा से गुजरे होते हैं, तो वो ट्रॉमा क्या होता है, इतने अंदर होता है कि हम जो गिल्ट में रहते हैं, चाहे वो इमोशनल हुआ हो या फिजिकल हुआ हो या सेक्सुअल हुआ हो, क्या होता है कि वो इतना अंदर भरा होता है कि हम किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं। कहते हैं कि खासकर इंडियन सोसाइटी में, कि हम बोलेंगे तो हमारी फैमिली का तमाशा बन जाएगा। अगर हमने बता दिया कि हमारे पेरेंट्स ऐसे थे तो हमारी बदनामी होगी, पेरेंट्स क्या सोचेंगे। तो इन सब चीजों की वजह से क्या होता है, हम बोलते नहीं हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हम यही कहेंगे कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जो होती हैं वो डेफिनेटली किया करें, मेडिटेशन है वो फॉलो किया करें, सिंपल सा जो टेक्निक होता है जो उनको हेल्प करेगा। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट यही है कि अगर इन सब, और खुद को सेल्फ हिप्नोटाइज करना सीखना बहुत जरूरी है। सेल्फ हिप्नोटाइज करके खुद की हीलिंग करना, ये तीन चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है अगर एक इंसान बाहर निकलना चाहता है। और ये धीरे धीरे तीनों चीजें हेल्प करेगी एक इंसान को वहां से निकलने में। इसके अलावा मैं कुछ और ऐड करना चाहती हूँ कि जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि अभी आप लोगों ने सुना होगा, कुंभ मेले में IIT बाबा के नाम से बहुत फेमस हुए हैं। बहुत अच्छे तरीके से आप बात कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि आप पढ़े लिखे बहुत हैं। हाँ, आईटी बॉम्बे से पढ़ा हुआ ना। जी, आईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग किया ना मैंने। IIT मुंबई से हाँ एरोस्पेस इंजीनियरिंग। हाँ। तो इस अवस्था में कैसे प्राप्त हुए? ये अवस्था तो सबसे बेस्ट अवस्था है। ज्ञान के पीछे चलते जाओ, कहाँ जाओगे, यहीं पे आओगे। रहने वाले कहाँ के थे आप? हरियाणा, मेरा जन्म स्थान हरियाणा है, रही तो बहुत जगह पे है। जैसे मुंबई में भी आईटी बॉम्बे में थे, 4 साल वहाँ पे पढ़ाई की, फिर वहाँ से MDes किया, फिर मैं फोटोग्राफी इन सब में चला गया, आर्ट से, इंजीनियरिंग से, 3 इडियट्स की तरह। अच्छा, तो जब आपने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पढ़ाई की, उसके बाद कहीं नौकरी भी किया? कोचिंग में पढ़ाया ना मैंने, फिजिक्स पढ़ाया 1 साल। जो कोचिंग में इसलिए पढ़ाया क्योंकि वो मैं फोटोग्राफी में काम करना चाहता था, वो बिना डिग्री के कोई काम दे ही नहीं रहा था। तो 1 साल वो कोचिंग में पढ़ा के उसका एक एंट्रेंस होता है अलग से, फिर वो क्लियर करके फिर से वो मास्टर्स इन डिजाइन डिग्री है ना, ये डिजाइन में होता है, इंटरेक्शन डिजाइन, विजुअल कम्युनिकेशन, प्रोडक्ट डिजाइन, एनिमेशन, ये सब चीजें। तो वो सब चीजें सीखी पहले। फिर वो ऐसे वाला तो जिंदगी का मतलब ढूंढते जाओगे। तो पहले जिंदगी का मतलब, जैसे मैं इंजीनियरिंग टाइम पे भी फिलोसफी के कोर्सेज लेता था, ये पोस्ट मॉडर्निज्म, सोक्रेटिस, प्लेटो, ये सब भाई क्या बोल रहे हैं। समझने के लिए ना कि मीनिंग ऑफ लाइफ है क्या, करना क्या है। अभय सिंह। लेकिन अभय सिंह मॉडर्न लड़का, इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया, IIT मुंबई। IIT में लोगों का एडमिशन नहीं होता है। आपका एडमिशन हुआ, पास किया आपने, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में थे आप, और ये बड़े बड़े नाखून, कंठी माला। और तो उनका अगर स्टोरी सुनिएगा कि, तो वो ये बताते कि उनके फैमिली में बहुत इश्यूज थे। उनके हस्बैंड, उनके जो फादर थे, काफी वो डोमेस्टिक वायलेंस मतलब करते थे घर पे मम्मी के साथ। मतलब घर पे बहुत डोमेस्टिक वायलेंस हुआ करता था। तो ये जो चीजें हैं उसकी वजह से उनको इतना ट्रॉमा फेस करना पड़ा था कि उन्होंने फाइनली, उनके माइंड पे ये आ गया था कि शादी तो करना ही नहीं है। क्योंकि एक तो शादी नहीं करनी है, शादी का कोई अर्थ नहीं होता। सेकेंड थिंग उनके माइंड पे ये आया था कि पेरेंट्स जो है, मतलब सेकेंड थिंग उनके माइंड पे ये आया था कि मैं कितना होपलेस, मतलब हेल्पलेस था कि मैं अपनी माँ को नहीं बचा पा रहा था।
जब वो डोमेस्टिक वायलेंस से गुजर रही थी, मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही थी, तो मैं उनको बचा नहीं पाया था। इतना हेल्पलेस वो अपने आप को फील कर रहे थे कि उनको उस समय इम्पैक्ट नहीं किया, उस समय उनको इम्पैक्ट नहीं किया जब ये सब चीजें हो रही थी। बस वो पूरा वो ले रहे थे, जो एनवायरनमेंट था वो चल ले रहे थे। और थर्ड था उनके माइंड पे कि अगर इतना पेन है एक रिलेशनशिप में, इतनी सारे इश्यूज है, देन व्हाई टू गेट इनटू सच काइंड ऑफ फैमिली लाइफ। तो ये जो, और साथ में उनका ये भी था कि वाइफ, मतलब एक पेरेंट्स की तरह, खासकर फादर के लिए उनका जो वो है वो बहुत ही कहते हैं ना कि ही फादर के लिए एक बहुत ही अलग ही स्ट्रॉन्ग उनका वो फीलिंग है कि ही वाज नॉट द राइट पर्सन। मतलब फैमिली के लिए उन्होंने मतलब फैमिली में काफी ट्रॉमा हुआ है और डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, और जिसके लिए वो अपने फादर को कभी फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो चीजें हुई हैं उनके साथ, वो इसी इसकी वजह से क्या हो रहा हुआ है कि वो आज देखिए वो एक बाबा के रूप में कन्वर्ट हो गए हैं। उनको ये सब चीजों से वो इस तरह से जो बने हैं, आज वो खुद अपने आप से कहते हैं कि जस्ट बिकॉज ऑफ माई चाइल्डहुड ट्रॉमा, जो मैंने फेस किया था, जो घर का वायलेंस था, वो मुझे आज यहाँ तक लेके आया है। तो ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं मतलब ऑडियंस को बताना चाहती हूँ कि जब हम बच्चे होते हैं, जब हमारे घर में वायलेंस वगैरह होती रहती है, और क्या होता है कि ये सब ट्रॉमा से हम देखते रहते हैं, उस समय क्या होता है कि हम अपने फोकस करते हैं अपनी स्टडीज पे, खेल कूदों पे अपना फोकस करते रहते हैं, या हमारे पास इतने सारी चीजें होती है कि हमें स्टडी भी करना होता है, और हमें बहुत सारे एक्टिविटीज में हमें डाल दिया जाता है। तो हमारे अंदर करियर का भी एक इशू होता है, हमें हमारे अंदर ये होता है कि भाई हमें बड़े भी होना है, हमें बहुत कुछ आगे अपनी लाइफ में करना है। तो उस समय क्या होता है, एक तो बच्चा चाइल्ड अपना एक फिजिकल, मेंटल और सेक्सुअल अब्यूज से भी गुजरा होता है, और साथ में क्या होता है कि वो अपने स्टडीज पर भी थोड़ा बहुत ध्यान देने की कोशिश करता है, अपने एनवायरनमेंट पे भी मतलब थोड़ा सा अपने आप को वो सब भूल जाता है कि वो सब उतना उस समय मेजर इम्पैक्ट नहीं करता, ये जो ट्रॉमा से वो गुजरता है। लेकिन जब बच्चा ट्वेंटीज में आता है, धीरे धीरे खासकर 18 के बाद से धीरे धीरे क्या होता है, यही चीजें उसको मतलब उसके माइंड पे इम्पैक्ट करने लगती है, सब कॉन्शियसली उसके माइंड पे इम्पैक्ट करने लगती है। और उसके बाद से क्या होता है कि जब वो इम्पैक्ट करने लगती है, तब आप देखिए कि जो भी लोग फिर ये एंजाइटी, डिप्रेशन के शिकार होने लगते हैं, बिकॉज उनको वो चीजें रिकॉल होने लगती हैं। तो ये देखा गया है केस स्टडी में कि जितने भी ट्रॉमा से लोग बच्चे जो गुजरे हैं, वो बचपन में उनको इतना इम्पैक्ट नहीं किया है, वो जितना वो चीज आके उनको ट्वेंटीज में मतलब वो आकर वो मतलब वो दिखने लगा है सामने, उनके हेल्थ पे दिखता है, उनके बिहेवियर पे दिखता है, उनकी पर्सनालिटी पे दिखता है। तो डेफिनेटली मैं यही कहूंगी कि ये कुछ चीजें हैं जो हमें हमेशा करना चाहिए, अपने आप पर भी केयर करना चाहिए, खुद की भी हीलिंग करनी चाहिए। अगर हमें लगता है कि मेडिटेशन, ब्रीदिंग, और अगर ये जो सेल्फ हिप्नोटाइज करके भी अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो मेरा यही रहेगा आप सबसे आप सबको एडवाइस कि आपको किसी अच्छे काउंसलर से कंसल्ट करना चाहिए, किसी अच्छे थेरेपिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, उनसे अपने मन की बात कहनी चाहिए। क्योंकि अगर हम डिस्कम्फर्ट है कि अपने फैमिली मेंबर से शेयर करने में, तो डेफिनेटली वी शुड नॉट हेसिटेट टू कंसल्ट एनी गुड थेरेपिस्ट, एंड वी शुड स्टार्ट कि अपने आप को एक अपने इस ट्रॉमा से निकालने के लिए पूरी कोशिश करना चाहिए, एंड एट दी अर्लीस्ट। जैसे अभी हम आपको एक टेक्निक सिखाएंगे, जैसे कि आप अपने आप को सेल्फ हिप्नोटाइज करके और अपने इनर चाइल्ड हीलिंग को मतलब आप हील कर सकते हैं। चलिए फिर हम इसका एक छोटा सा टेक्निक हम आपको सिखा रहे हैं मेडिटेशन के थ्रू, ये आपको हेल्प करेगा। अ, हम सब आराम से बैठ जाएं, फीट जो है ग्राउंड पर रखिए, आईज क्लोज रखिए, स्पाइन स्ट्रेट, पाम्स जो है थाइज पर रखिए, और अपवर्ड अप साइड में रखिए। और अब पूरा ध्यान आप अपने शरीर पर लगाइए। 3 बार डीप ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट हमें करना है। स्टार्ट करते हैं। पहला डीप ब्रीद इन कीजिए और ब्रीद आउट मुंह से कीजिए। सेकंड, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। वेरी गुड। अब थर्ड टाइम, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। अब पूरा ध्यान आप अपने
अपनी बॉडी पर रखिए, बॉडी को ऊपर से नीचे स्कैन कीजिए, पूरा स्कैन कीजिए। फील कीजिए कि आपके जो पैर के जो फिंगर्स हैं वहां पर मानो कोई एक हवा, जो कहते हैं कि बहुत ठंडी ठंडी हवा एंटर कर रही है, और जैसे कि जहाँ जैसे जैसे आपका ध्यान जिस जिस बॉडी पार्ट पे जा रहा है उसे वो हवा कवर करती हुई चली जा रही है और आपको अपने अंदर रैप करती हुई चली जा रही है। आप बहुत प्रोटेक्टेड है, फील है, सेफ है, सिक्योर्ड है, बहुत कंफर्टेबल में है। और अब पूरा ध्यान लगाते हुए पैरों की उंगलियों से होता हुआ पूरा एंकल की तरफ, एंकल से होता हुआ नी से होता हुआ थाइस, थाइस से होता हुआ आपका लोअर एब्डोमेन, पीछे से पूरा बैक, स्पाइन, ये हवा कवर कर चुका है। सामने से आपका होल एब्डोमेन, एब्डोमेन से होता हुआ आपका चेस्ट, चेस्ट एरिया, वहां से होता हुआ आपका नेक, नेक से होता हुआ पूरा आपके शोल्डर्स, शोल्डर से पूरा आर्म्स, वहां से नेक, नेक से फिर जॉज, जॉ लाइन्स, चीक्स, नॉस्ट्रिल्स, आईज सब रिलैक्स हो रहा है, आईब्रोज, फोरहेड, टेम्पल हेड, ईयर, ईयर ड्रम सब रिलैक्स होता हुआ टिप ऑफ द हेड तक। फील कीजिए इस हवा को। पीछे से पूरा बैक, बैक से होता हुआ पीछे का शोल्डर, शोल्डर से नेक, नेक से होता हुआ पूरा स्कल, स्कल से टिप ऑफ द हेड तक, पूरा का पूरा बॉडी जैसे कि रैप हो गया है एक ब्लैंकेट में। यू आर फीलिंग सो कंफर्टेबल, सेफ, सिक्योर्ड, बहुत रिलैक्स फील हो रहा है, बहुत रिलैक्स फील हो रहा है। एंड अपने अंदर फिर से पूरी बॉडी को स्कैन कीजिए, देखिए कि कहाँ सबसे ज्यादा एक अनइजीनेस सा लग रहा है। फील कीजिए कि अपनी बॉडी में कहाँ एक अनइजीनेस सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये काफी हिडन सा अनइजीनेस है जो अभी निकल के बाहर आया हुआ है। उसे महसूस कीजिए और साथ में फील कीजिए कि आप एक अपना जो बचपन है, वो जो एक सीन है जहां पर आपके साथ कुछ ट्रॉमा हुआ था या ऐसा सिचुएशन हुआ था जहां पर आप मेंटल या फिजिकल या सेक्सुअल अब्यूज से गुजरे थे, या कुछ ऐसा ट्रॉमा जो एक चाइल्डहुड में हुआ था जिसकी वजह से अभी तक आप वो सफर कर रहे हैं, उसके उस अ, उस ट्रॉमा की वजह से अभी आपको बहुत सफरिंग सा होता है, कुछ ट्रिगर पॉइंट हो जाता है जिसकी वजह से आपका हेल्थ इम्पैक्ट हो रहा है, इमोशनली आप इम्पैक्ट हो जाते हो, मेंटली इम्पैक्ट हो जाते हो। उस सीन पे जाइए, उस सीन को देखिए, देखिए उस सीन को, और उस सीन के बगल वो जो सीन हो रहा है उसकी आवाजों को देखिए, कैसे आपके एक्सप्रेशंस थे उस पर ध्यान दीजिए, देखिए कि आप क्या फील कर रहे थे। अब उस फीलिंग पर देखिए कि कहाँ कहाँ आपके बॉडी पे इम्पैक्ट हो रहा था उस समय, गला गला भारी हो रहा था, सर हैवीनेस सा फील हो रहा था, हार्ट जैसे कि बहुत ब्रेक सा हो रहा था, पूरा बॉडी जैसे कि मानो कि जिस तरह से भी वो रिएक्ट कर रहा था उसे फील कीजिए, दर्द में था उसे रिएक्ट, वो जिस तरह से था उसे फील कीजिए। और फाइनली देखिए कि उसी के बगल एक रूम है, उस रूम में जहां पर वो सीन हो रहा था उसी के बगल एक रूम है, छोटा सा रूम, दरवाजा है। आप इतना आप देख पा रहे हो कि जो पेन है जो आप लेके अभी जो आपको फील हो रहा है, वो आप फील कर पा रहे हो कि वही पेन दरवाजे के, जो एक दरवाजा है उसके उस तरफ से वो आवाज आ रही है, कि मानो कि जिस तरह से आपको पेन हो रहा है वैसे ही किसी को दरवाजे के उस तरफ से भी पेन हो रहा है। आप धीरे धीरे, धीरे धीरे उस दरवाजे की तरफ जाइएगा। मैं 3 से 0 बोलूंगी, आपको वो दरवाजा खोलना है। 3,
2, 1 एंड 0। जैसे कि आपने दरवाजा खोला, आप देख पा रहे हो कि आपका ही बचपन, आपका जो बचपना था, वो खड़ा है आपके सामने, सिसकता हुआ, रोता हुआ, आंसू से भरा हुआ, वही पेन को महसूस कर रहा है जैसे आपने उस ट्रॉमा में फेस किया था, क्योंकि जगह भी वही है। आप उस बच्चे को देख रहे हैं और उसे तुरंत ही गले से लगा लीजिए। उस बच्चे को गले से लगा लीजिए, वो आपका बचपना है, उसे गले से लगा लीजिए और उसे बोलिए कि इट्स ओके, इट्स ओवर, इट्स ओके, इट्स ओवर, रिलैक्स, मैं हूं यहाँ पर। आज से मैं आपका ध्यान रखूंगी, आज से मैं आपका ख्याल रखूंगी। आई एम टेकिंग द एंटायर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ यू। उसे गले से लगाइए, उसे प्यार कीजिए और उसे बोलिए कि अब मैं पूरा तुम्हें प्रोटेक्शन दूंगी, कंफर्ट दूंगी, केयर करूंगी। इट्स ओके, डोंट वरी, आई एम हियर फॉर यू। यू आर वंडरफुल चाइल्ड, यू आर ब्लेस्ड चाइल्ड, you are a beautiful soul, you are an angel, and I'm always with you and around you. I love you. I love you so much. I love the way you are. उसे गले से लगाकर इंटीग्रेट हो जाइए और अब प्यार देते हुए, उसे पैम्परिंग करते हुए अपने अंदर फील कीजिए कि वो आपके अंदर है। नाउ यू आर इन सेफ, कंप्लीटली सेफ हो चुके हैं, सिक्योर हो चुके हैं और आप अच्छा महसूस कर रहे हैं। नाउ आई काउंट 0 से 3, आप अपने प्रेजेंट स्टेट पे आ जाइएगा। 0, वापस प्रेजेंट स्टेट पे आ जाइए। 1, 2, आपकी आंखें खुलने वाली है एंड 3, ओपन योर आईज व्हेनेवर यू आर रेडी। थैंक यू। आप सब अपनी आंखें खोल सकते हैं व्हेनेवर यू आर रेडी। मुझे तो मतलब रोना आ गया था मेडिटेशन, मतलब जब आपने बोला कि वो मेरा ही, मतलब मेरा चाइल्ड वर्जन है, तो वो लाइन खत्म भी नहीं हुई उससे पहले ही मेरी आंख भर आई थी। और आपने जब बोला कि उसको, आपने बोला कि गले लगाओ, उससे पहले ही मैंने गले लगा दिया था उनसे। तो मतलब मुझे तो बहुत ज्यादा ऐसे धाराएं बह रही थी, तो काफी फिर रिलैक्स्ड फील हुआ, काफी सिक्योर और सेफ फील हुआ खुद के पास ही ऐसे। अच्छा था, काफी अच्छा था। बस आप ऐसे खुद को सेल्फ हिप्नोटाइज करके और खुद से ये सब चीजें रिपीट कीजिएगा जब भी होता है, तो ये बहुत हेल्प करेगा। मतलब आपको चीजों का जो अंदरूनी जो पेन है, जो आप अभी भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, वो सब भी धीरे धीरे निकलता चला जाएगा। Thank you so much, Poonam ji, for joining us today and sharing your incredible insights. To our listeners, if you enjoyed this episode, don't forget to like, share, and subscribe to our channel Samvad for more. See you next time. थैंक यू सो मच।